आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल कर रहे हैं जो जो सिर्फ भूगोल या पर्यावरण की किताबों का हिस्सा नहीं है। ये दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों की सांसों, उनके पानी और उनके भविष्य से जुड़ा एक जिंदा, धड़कता हुआ मुद्दा है। हमारे पास जो स्रोत है वो एक वीडियो स्क्रिप्ट है और उसका शीर्षक ही एक सीधी चुनौती पेश करता है, अरावली पर्वत केस, विकास या विनाश। और इसकी पहली ही लाइन मतलब दिल पर लगती है, अरावली पर्वतमाला आज खुद जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रही है। ये लाइन सच में बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं भावनात्मक अपील नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत का बयान है। आज हमारी चर्चा का मकसद इसी स्रोत में दिए गए तथ्यों की गहराई में जाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक आज आज इस हाल में कैसे पहुंच गई, इसके पीछे कौन सी वजह हैं और वो कौन से दो रास्ते हैं, विकास और विनाश, जिनके चौराहे पर आज हम खड़े हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में अरावली के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। ये तो हम जानते हैं कि बहुत पुरानी है, गुजरात से दिल्ली तक फैली है, लेकिन ये इतनी खास क्यों है? सिर्फ एक पहाड़ से दिल्ली एनसीआर का भविष्य कैसे जुड़ा है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसकी अहमियत नहीं समझेंगे, इसके खतरे को भी नहीं समझ पाएंगे। इसे सिर्फ एक पहाड़ समझना ही मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती है। ये असल में एक मल्टी फंक्शनल इकोलॉजिकल सिस्टम है। पहली बात, जैसा कि बताया गया है, ये थार के रेगिस्तान और शहरी भारत के बीच एक विशाल दीवार है। ये सिर्फ रेत को नहीं रोकती, बल्कि रेगिस्तान से आने वाली जो गर्म सूखी हवाएं हैं, अच्छा, उनको भी रोकती है, जिससे इस पूरे इलाके का तापमान नियंत्रित रहता है। यानी एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनर। बिल्कुल। और सिर्फ एसी ही नहीं, एक एयर प्यूरिफायर भी। देखिए, दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण का बड़ा हिस्सा क्या है? धूल के कण, पार्टिकुलेट मैटर। अरावली की हरियाली और इसका पूरा ढांचा इन कणों को सोख लेता है। ये दिल्ली के फेफड़े हैं, जो लगातार शहर की जहरीली हवा को साफ करने का काम करते हैं। फेफड़े? वाह। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा काम है जो दिखाई नहीं देता, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अरावली का पूरा क्षेत्र झरझरा है, एक स्पंज की तरह। स्पंज की तरह, हाँ। तो जब बारिश होती है तो ये पहाड़ लाखों लीटर पानी सोख कर धीरे धीरे जमीन के नीचे पहुंचाते हैं। आज गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली जिस पानी पर जिंदा हैं, उसका एक बहुत बड़ा स्रोत यही अरावली है। ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब हवा, तापमान और पानी, तीनों चीजें सीधे सीधे अरावली से जुड़ी हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी जरूरी प्राकृतिक ढाल को तोड़ने की नौबत आई ही क्यों? ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें हैं 90 और 2000 के दशक में, जैसा कि इस विश्लेषण में इशारा किया गया है। ये वो दौर था जब दिल्ली एनसीआर में आर्थिक उदारीकरण के बाद रियल एस्टेट का बूम आया। गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर तेजी से फैल रहे थे। अचानक जमीन की कीमत आसमान छूने लगी और यहीं से अरावली के बुरे दिन शुरू हुए। निर्माण के लिए पत्थर चाहिए थे, बजरी चाहिए थी और सबसे ज्यादा समतल जमीन चाहिए थी। और उसके लिए पहाड़ों को ही काटना शुरू कर दिया गया। हाँ, और ये सिर्फ अवैध खनन तक सीमित नहीं था। एक बहुत बड़ा खेल कागजों पर खेला गया, जिसका जिक्र स्रोत में है, राजस्व भूमि का खेल। राजस्व भूमि, ये क्या होता है? ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, वन विभाग के पास जमीन के पुराने नक्शे होते हैं और राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास अपने रिकॉर्ड होते हैं। कई बार इन दोनों में मामूली सा अंतर होता है, तो बिल्डर लॉबी और भूमाफिया वो इसी अंतर का फायदा उठाते हैं। वो किसी जमीन के टुकड़े को अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड बताकर उसे वन क्षेत्र से बाहर करवा लेते हैं। अच्छा। और एक बार वो वन भूमि से राजस्व भूमि बन गई तो फिर उसकी खरीद फरोख्त और निर्माण की इजाजत लेना वो आसान हो जाता है। ये एक तरह से कानूनी लूप होल का फायदा उठाकर किया जाने वाला इकोलॉजिकल अपराध है। मतलब कानून की आड़ में ही कानून तोड़ा जा रहा था। और जब ये सब हो रहा था, तब प्रशासन और सरकारें वो क्या कर रही थी? जाहिर है इस पर किसी ने तो आवाज उठाई होगी। बिल्कुल उठाई। कई पर्यावरणविदों, एक्टिविस्ट्स और स्थानीय समुदायों ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी गई। जब मामला मतलब हद से ज्यादा बढ़ गया, तब ये लड़ाई अदालतों तक पहुंची और यहां आकर इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। अदालतों का रुख, जिसके बारे में बताया गया है कि वो काफी सख्त था। सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर प्रतिबंध लगा दिया, सरकारों को फटकार लगाई, यहां तक कह दिया कि अरावली को बचाना राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये तो बहुत बड़े और मजबूत शब्द हैं। इसके बाद तो सब ठीक हो जाना चाहिए था। कागज पर तो ऐसा ही लगता है। और अदालतों ने वाकई बहुत ऐतिहासिक फैसले दिए हैं।
उन्होंने अरावली को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन माना, जिसका मतलब था कि यहाँ किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि बहुत सोच समझकर और सख्त नियमों के तहत ही हो सकती है। लेकिन इस विश्लेषण की एक लाइन इस पूरी स्थिति का सार बता देती है। ऑर्डर देना और जमीनी हकीकत एक जैसी नहीं होती। तो जमीनी हकीकत क्या थी? अदालती आदेशों का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस खेल में जो ताकतें शामिल हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। इसमें एक मजबूत, कह सकते हैं राजनीतिक, प्रशासनिक, बिल्डर गठजोड़ काम करता है। अदालती आदेशों को लागू करवाने की जिम्मेदारी जिन स्थानीय एजेंसियों की होती है वो अक्सर या तो नाकाम रहती हैं या मिलीभगत कर लेती हैं। मतलब मिलीभगत भी होती है? हाँ, रात के अंधेरे में खनन जारी रहता है, ग्रीन जोन में निर्माण को किसी और बहाने से मंजूरी दे दी जाती है। सैटेलाइट इमेज और आरटीआई से मिली जानकारियां बार बार ये साबित करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अरावली को नोचा जाना बंद नहीं हुआ है। राजस्थान में तो कई छोटी छोटी पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं, सिर्फ नक्शों पर रह गई हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, उसे लागू करने की इच्छा शक्ति होना वो सबसे बड़ी चुनौती है। और शायद यही वो चुनौती है जो इस पूरे मामले को इतना पेचीदा बना देती है, क्योंकि एक तरफ अदालत का आदेश है और दूसरी तरफ वो विकास की जबरदस्त मांग है जिसे कोई भी सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। यहीं से वो बहस शुरू होती है, विकास बनाम पर्यावरण। हाँ, और ये एक ऐसी बहस है जिसमें अक्सर पर्यावरण को ही हारना पड़ता है। सरकार का तर्क होता है कि बढ़ती आबादी के लिए घर कहाँ से आएंगे, रोजगार के लिए उद्योग कहाँ लगेंगे, आने जाने के लिए सड़कें और हाईवे कहाँ बनेंगे। ये सवाल अपनी जगह पर वाजिब हैं, कोई भी विकास के खिलाफ नहीं है। लेकिन हमारा स्रोत जिस बड़े सवाल को केंद्र में रखता है वो ये है कि क्या हम विकास की परिभाषा को ही बहुत संकीर्ण नजर से देख रहे हैं। मतलब इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब ये कि क्या सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाना ही विकास है? क्या एक स्वस्थ इकोसिस्टम, साफ हवा और भरपूर पानी अपने आप में विकास का एक पैमाना नहीं है? इस विश्लेषण में विशेषज्ञों की चेतावनियों का साफ जिक्र है। वो ये नहीं कह रहे कि विकास रोक दो, वो कह रहे हैं कि विकास की कीमत क्या होगी ये भी हिसाब लगाओ। और वो कीमत अब सामने आने लगी है। और वो कीमत क्या है? स्रोत में कुछ ठोस नतीजों का जिक्र है। हाँ, और वो आंकड़े डराने वाले हैं। पहला, एनसीआर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। सोचिए, जिस इलाके में गर्मी पहले ही 48-49 डिग्री तक पहुंच जाती है, हाँ बिल्कुल, वहां अगर तापमान और बढ़ेगा तो क्या होगा? हीट वेव और भी जानलेवा हो जाएंगी। दूसरा, भूजल स्तर जो पहले ही खतरनाक तरीके से नीचे जा चुका है वो और तेजी से गिरेगा, पानी का संकट गहराएगा। तीसरा, प्रदूषण। अरावली की दीवार के कमजोर पड़ने से राजस्थान की धूल भरी आंधियां वो सीधे दिल्ली तक पहुंचेंगी, जिससे PM 2.5 और PM 10 का स्तर और बढ़ेगा, और भी ज्यादा। जी। और चौथा, बाढ़ का खतरा। पहाड़ पानी के बहाव को नियंत्रित करते हैं। जब पहाड़ी नहीं रहेंगे तो अचानक हुई तेज बारिश वो शहरों में बाढ़ का कारण बनेगी। और इस विश्लेषण की सबसे परेशान करने वाली बात तो ये है, ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, ये पहले ही शुरू हो चुका है। हम हर साल दिल्ली में प्रदूषण का इमरजेंसी लेवल देखते हैं, पानी के लिए टैंकरों पर लड़ाई देखते हैं और गर्मी के नए नए रिकॉर्ड बनते देखते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उस कीमत को चुकाना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, ये अब कोई एकेडमिक बहस नहीं रही, ये एक लाइव इमरजेंसी बन चुकी है। जब हम गुड़गांव फरीदाबाद रोड से गुजरते हैं और उन कटी हुई जख्मी पहाड़ियों को देखते हैं तो ये सिर्फ एक बुरा नज़ारा नहीं होता, वो असल में हमारे भविष्य पर लगे जख्म है। ये इस बात का सबूत है कि हमने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि सीधे सीधे पर्यावरण की बलि दे दी। तो आज की स्थिति क्या है? क्या ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी और हम हार मान ले, या अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है? टूरिज्म के नाम पर होटल और रिजॉर्ट बन रहे हैं, तो कहीं फार्म हाउस के नाम पर जंगल की जमीन पर कब्जा हो रहा है। ये बताता है कि अरावली को बचाने की लड़ाई वो अभी भी जारी है। और यहाँ पर मुद्दा सिर्फ सरकार या बिल्डरों का नहीं रह जाता, ये शासन यानी गवर्नेंस और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का सवाल बन जाता है। तो फिर आम लोग इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? क्या सिर्फ खबरें पढ़कर अफसोस कर लेना ही हमारे हाथ में है? नहीं, और यहीं पर यह विश्लेषण कुछ ठोस रास्ते सुझाता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता। इस मुद्दे पर लगातार बात करना। जब तक ये सिर्फ पर्यावरणविदों का मुद्दा बना रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसे आम जनता का मुद्दा बनाना होगा।
दूसरा, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई और सोशल मीडिया जैसे साधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना। अपने इलाके में हो रहे किसी भी संदिग्ध निर्माण या खनन के बारे में सवाल पूछना। और क्या किया जा सकता है? तीसरा कदम है जो वेरीफाइड और भरोसेमंद एनजीओज सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनका समर्थन करना, चाहे वह आर्थिक हो या नैतिक। और चौथा, जो शायद सबसे असरदार है, वो है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों, विधायकों और सांसदों से सीधे सवाल करना, उनसे उनकी राय पूछना, उनसे जवाबदेही की मांग करना। क्योंकि विश्लेषण की एक लाइन बहुत शक्तिशाली है, जब जनता पूछती है तो सिस्टम को जवाब देना पड़ता है। लोकतंत्र में जनता की आवाज से बड़ा कोई दबाव नहीं होता। ये सच है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही निकलता है कि अरावली सिर्फ पहाड़, पत्थर या जंगल का एक टुकड़ा नहीं है। ये हमारी प्राकृतिक ढाल है। ये हमारे और एक अनियंत्रित शहरी विनाश के बीच खड़ी आखिरी दीवार है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक चुनाव है, विकास और विनाश के बीच का। अगर हम आज चुप रहते हैं तो जैसा कि स्रोत के अंत में कहा गया है, कल हमारे बच्चों के लिए सांस लेने लायक हवा, पीने लायक पानी और रहने लायक शहर नहीं बचेगा। सिर्फ कंक्रीट का एक गर्म जंगल होगा। चुप्पी अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो दांव पे लगा है वो सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि हमारा अपना अस्तित्व है। ये पूरी जानकारी वाकई हमें सोचने पे मजबूर करती है। स्रोत में विकास और प्रकृति के बलिदान का सवाल उठाया गया है, लेकिन एक विचार जो यहाँ से आगे ले जाया जा सकता है वो ये है, क्या विकास और पर्यावरण संरक्षण को हमेशा एक दूसरे के विरोधी के तौर पर ही देखना जरूरी है? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या टिकाऊ विकास सिर्फ एक किताबी जुमला है, या हम वाकई विकास का कोई ऐसा मॉडल बना सकते हैं जो हमारी प्राकृतिक ढाल को नष्ट करने की कीमत न मांगे? शायद असली सवाल विकास या विनाश नहीं, बल्कि किस तरह का विकास है।